वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है और आज जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जिनको भी अप्लाई करना है भर सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी स्टेट का हो भारतीय नागरिक भर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए अपने। यह है टेस्ट नंबर 6। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, एक प्रश्न को पढ़ूंगा फिर सोचना आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? यकृत यानी लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वयस्क मनुष्य में यकृत का भार 1200 से 1500 ग्राम के बीच होता है, यानी 1.2 से 1.5 किलोग्राम हो गया ना। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन यकृत से ही शुरू होता है और पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अपने को गलत बताना है यहाँ पर। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, बिल्कुल यकृत है। लिवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, करेक्ट है। और वयस्क मनुष्य में यकृत का जो वजन है लगभग 1200 से 1500 ग्राम ही होता है। अगर केजी में होता तो 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम, करेक्ट है ये भी। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन यकृत से ही शुरू होता है। देखिए, गलत है स्टेटमेंट। जो डाइजेशन होता है ना, जैसे ही आप मुंह में भोजन डालते हो ना, तो मुंह के अंदर म्यूसिन टाइलिन होता है, लार में जो है फिर भोजन में मिल जाता है। तो जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में यूपीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो स्टोमक में होता है, ठीक है। मतलब आमाशय में होता है, उसमें एक आमाशय ऑप्शन था। अगर पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो लिवर से नहीं होता, ना छोटी आंत से होता, सीधे आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस जो है। तो यहाँ सी गलत हो गया। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, करेक्ट है ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। टाइलिन एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्टार्च के पाचन का कार्य करता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ए और सी दोनों। देखिए, इनमें से तो एक ही गलत होगा, ब्लंडर मिस्टेक है इनमें से किसी एक में। देखिए, इसका पीएच जो होता है, जो 7 होता है, 7 से अगर नीचे जाएगा तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर अगर होता है कोई वस्तु तो क्षारीय होता है। अच्छा, नींबू बताइए, 7 से नीचे है या ऊपर है? नींबू 7 से नीचे है। नींबू का पीएच अम्लीय हो गया नींबू, ठीक है। ये ऑप्टिमम पे रहता है 7 पे, तो नींबू अम्लीय हो गया, सिरका अम्लीय हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ना टाइलिन, टाइलिन ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी सही है यहाँ पर। और स्टार्च के पाचन का कार्य करता है टाइलिन एंजाइम, तो ए और सी सही हो गए। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान नहीं करता क्योंकि 7 से ऊपर होता है इसका पीएच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ए और सी सही है। तो देखिए, टाइलिन एंजाइम को लार एंजाइम भी कहते हैं। यह लार मुख गुहा में पाया जाता है और इसके द्वारा लगभग 30% स्टार्च का द्विशर्करा माल्टोज में अपघटन कर दिया जाता है। इसने एक करेक्ट हो गया। 6.8 पीएच मान पर टाइलिन जो है एंजाइम की सक्रियता प्रारंभ होती है, जो कि भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ना कि अम्लीय। तो 6.8 से प्रारंभ हो जाता है और 7 से ऊपर जाता है और 8 तक भी चला जाता है, ठीक है। अगर ये नीचे जाता तो अम्लीय हो जाता, इसलिए क्षारीय है। ये क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा टाइलिन एंजाइम भोजन को, और स्टार्च का पाचन करता है। तो ए करेक्ट हो गया, क्षारीय माध्यम सी करेक्ट हो गया, इसलिए डी करेक्ट हो गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, भोजन के ग्रशिका में प्रवेश को नियंत्रित करता है, जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है, या प्रोटीन का पाचन करने में सहायक करता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन लाइसोजाइम तो नहीं करता, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यहाँ फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए, लाइसोजाइम का कार्य भोजन की जीवाणुओं के संक्रमण से रक्षा करना है।
लाइसोजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है और ना ही ये स्टार्च पर क्रिया करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पित्त का स्राव पित्ताशय द्वारा होता है। बिलिरुबिन नामक वर्णक जो है पित्त में अनुपस्थित रहता है। पित्त जो है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। पित्त वसा के पाचन में कोई सहायता नहीं करता। देखिए, पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। साइंस साइड अगर 10th में पढ़ा होगा या 9 तक, तो साइंस सबके पास रहती है ना, 9 तक 8 तक, ठीक है, और नहीं रहती तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में है स्टेट पीसीएस में सभी के, जो जनरल साइंस है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी है। ठीक है ना, तो थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि आपकी एक बॉडी है, आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, ठीक है, अंदर जाके पचता है, डाइजेशन सिस्टम, ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ना अपने शरीर के बारे में। सारी चीज़ें होती हैं आपके शरीर में। ठीक है, तो पित्त जो है, पित्त को बोलते हैं बाइल। बाइल का जो स्राव है, स्राव होता है मतलब निकलना, सिक्रेशन, तो पित्ताशय में नहीं होता है, लिवर में होता है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है ना, यकृत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बैंक और एसएससी का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन ये दो वर्णक हैं और ये पित्त में उपस्थित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10th में पढ़ा होगा आपने, अगर साइंस रही होगी, 11th 12th में पढ़ा होगा, बीएससी की होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा। बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन जो वर्णक हैं वो पित्त में उपस्थित होते हैं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी, अपने को सही ढूंढना है यहाँ पर। पित्त जो है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, गलत है ये भी। पित्त वसा के पाचन में कोई सहायता नहीं करता। देखिए, पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है, उसका इमल्सिफिकेशन करता है, तो गलत है डी यहाँ पर, सही तो कोई है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पित्त का स्राव जो है यकृत की कोशिकाओं से होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित और जमा होती है। ठीक है, गलत है इसलिए पहला। पित्त में बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन नामक पित्त वर्णकों के अलावा, यानी ये तो पाए जाते ही हैं, इसके अलावा पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, लेकिन पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, किसको? पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा आमाशय में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। इमल्सीकरण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो कोई भी सही नहीं है यहाँ पर, गलत हैं सारे के सारे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2020 में, हुई थी 2016 का री एग्ज़ाम था, तो ये प्रश्न उसमें पूछा गया था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। इसका उत्तर है प्लीहा। प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ कहाँ मरती हैं जाकर, कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं? स्प्लीन ऑर्गन में, प्लीहा में। इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा याद रखिए। मनुष्य के दांतों की कठोर सतह किसकी बनी होती है? आपके जो दांत हैं, जो उसकी कठोर सतह है जिसकी वजह से आप चबा पाते हो भोजन को, किसकी बनी होती है वो? देखिए, केराटिन के तो आपके बाल और नाखून बने होते हैं, और गाय के सींग बने होते हैं केराटिन के। इनेमल की बनी होती है, किसकी बनी होती है? इनेमल पदार्थ की बनी होती है। कितने दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में? 32 दांत होते हैं। और इनके प्रकार कितने टाइप होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। ये हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगर इनको इंग्लिश में देखा जाए तो कृंतक यानी इंसीजर, रदनक यानी कैनाइन, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और चवर्णक यानी मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हमारे दांतों की कठोर सतह जो है, जो इनेमल की बनी होती है, वो जो भोजन को चबाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये है एंजाइम, ये है इनके कार्य। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज स्टार्च का पाचन करता है, माइलेज वसा का पाचन करता है, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बताइए कौन सा सुमेलित है? मेरे को तो एक से अधिक लग रहा है इनमें सुमेलित, डी होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, बीपीएससी में कुछ स्टेटमेंट में ये काफ़ी लाभ मिल जाता है इससे, कि 2 अगर लगे ना आपको तो दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं, सीधा ई मारिए।
ट्रिप्सिन बिल्कुल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, करेक्ट है। लाइपेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, ये भी सही है। अमाइलेज बसा का पाचन करता है। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा होगा, उत्तर आपको मिल गया होगा। माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो कौन सा सुमेलित है इसमें? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। एमाइलेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम। लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये जो हैं तीनों कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन है क्या वैसे? मान लीजिए आपने जो खाना खाया वो अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन अलग चला जाता है, आपके बॉडी में लग जाता है, कोशिकाओं में, और जो डंप है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पंचायतन कहा जाता है? हिस्ट्री शुरू हो गई है। ग्राम सभा को, स्मारक को, मंदिर निर्माण शैली, राज दरबार में अधिकारी समूह, क्या है पंचायतन? देखिए, पंचायतन एक शैली है, मंदिर निर्माण की शैली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें एक मुख्य मंदिर बीच में रहता है और 4 गौण मंदिर, मतलब छोटे मंदिर जो है इसके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिर, मध्य प्रदेश के मंदिर, ये पंचायतन शैली में बने हैं। तो पंचायतन मंदिर निर्माण शैली है जिसमें मुख्य देवता शिव या फिर किसी अन्य देव या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है तथा उसके चारों ओर 4 गौण मंदिर, मतलब छोटे मंदिर होते हैं, उनमें 4 अन्य देवता रखे जाते हैं। ऐसे मंदिर जो हैं पंचायतन शैली में बने मंदिर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुप्तोत्तर काल में किस देवता को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया था? गुप्तोत्तर मतलब गुप्त काल के आने वाला काल जो आया होगा, तो उसमें प्रमुख देवता शिव था, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, लेकिन इंद्र नहीं था, क्योंकि इंद्र तो वैदिक देवता है ना। तो देखिए, गुप्तोत्तर काल में ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव जो है, इन 5 देवताओं की पूजा प्रचलित थी, जो सम्मिलित रूप से पंच देवता के नाम से जाने जाते थे। इस काल में वैदिक कालीन इंद्र को, वरुण को और यम को स्थान जो है कम दिया गया, ठीक है, और लोकपाल की श्रेणी में आ गए वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रसिद्ध विद्वानों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? ये हैं विद्वान वराह मिहिर, विशाख दत्त, शंकर, कालिदास। कालिदास नाटककार थे क्या? शंकर दार्शनिक थे, विशाख दत्त नाटककार थे, वराह मिहिर खगोल, ये विषय हैं इनके। मेरे को तो एक से अधिक सुमेलित लग रहा है इसमें। देखिए, वराह मिहिर बिल्कुल खगोल से संबंध रखते हैं। कालिदास ने तो नाटक लिखे ही लिखे हैं, करेक्ट हो गया, तो ई मार दो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। शंकर जो हैं दार्शनिक, ये भी सही है, और विशाख दत्त नाटककार। कोई रचना याद आ रही है विशाख दत्त की? मुद्रा राक्षस, याद आया कुछ? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मतलब होगा तो होगा, वरना ये होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। बिल्कुल बताता है, मोबाइल तो सबके पास होगा ना आजकल, तो उसमें पता चल जाता है वेदर का। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व अलग अलग होते हैं। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय में होती है, मौसम होता है, ये जलवायु होती है ना, मौसम तो रोज़ बदलता है, ठीक है। अब मौसम और जलवायु के तत्व अलग अलग होते हैं क्या? मान लीजिए वायुमंडलीय दाब हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ये अलग अलग होते हैं क्या? एक ही तो होते हैं। मौसम का भी इससे ही होगा और जलवायु का भी इससे होगा। गलत है स्टेटमेंट सी। आंसर क्या है इसका? सी है। तो मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि टेम्परेचर यानी तापमान हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी दाब हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन विंड हो गई, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गई, तथा वर्षण रेनफॉल, ये एक ही तो होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी होते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया, भारत भी तो एशिया में पाया जाता है ना। एशिया महाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है वो दक्षिण एशिया में पाई जाती है, या पाई जाती है दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण एशिया में, और पाई जाती है दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में
और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो दक्षिण एशिया हो जाएगा, दक्षिण पूर्व तो कहीं है नहीं, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम, ये गलत, ए सही है। तो देखिए एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहा जाता है, याद रखिएगा, पता ही होगा आपको। भारतीय वर्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। बताइए कौन सा सही है? देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा, ये पुराना हो गया, मशीनराम मेघालय में होती है, गलत है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में ही होगा, सही है पहला स्टेटमेंट। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा लौटते हुए मानसून में से होती है ना, वर्षा तमिलनाडु में सर्दियों में होती है ना, तो ग्रीष्म क्यों लिखा है यहाँ पर? गलत है। उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती नहीं है। सुंदर सा मैप बनाएंगे जल्दी से। तो इधर ज़्यादा होती है ना वर्षा, तो इधर से इधर जाएगी तो घटती जाती है ना पश्चिम भारत की तरफ, और इधर से इधर जाएगी तो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा? पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर तो बढ़ती है ना, घटती थोड़ी है, गलत है। तो गलत है डी, गलत है सी, गलत है बी, करेक्ट है केवल ए। तो देखिए हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भागों में ही है वर्षा के रूप में होता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा आरंभ होती है, अक्टूबर नवंबर में, लौटते हुए मानसून से वो भी। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मैप बनाकर याद रखिए इसको। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर, जबकि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम है, कितना? 10 सेंटीमीटर से भी कम। यह विभिन्नता, ये वाली जो विभिन्नता है, ये लोगों के भोजन, वस्त्र और घरों के रूप में दिख जाती है आपको। जीवन स्तर में भी तो बदलाव लाएगी ना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 14 पर आ जाइए। कौन सा किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? ये तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में कई बार बताया होगा। अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, वायुदाब है, देशांतर नहीं है, ठीक है। ऊंचाई होता तो वो हो जाता, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। 6 कौन से? 1 अक्षांश, वायुदाब तथा पवन तंत्र 2, समुद्र से दूरी 3, महासागरीय धाराएं 4, तुंगता या ऊंचाई 5 और उच्चवास लक्षण 6। देशांतर है कहीं इसमें? नहीं है। देखिए सुंदर सी पृथ्वी है, ये जो रेखाएं हैं ना, ये हैं देशांतर, सॉरी ये हैं अक्षांश रेखाएं। सबसे बड़ी अक्षांश मतलब 0 डिग्री है ना, जो मेन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई थी पीसीएस में ये। और ये जो इस पर लंब डालती है ना, ये देशांतर हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए। ये अंतिम प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी तरह घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। और कर्क रेखा को एक नदी है जो 2 भागों में बांटती है, उस नदी का नाम है माही नदी। इम्पोर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में पूछी गई थी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। तो ये कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, छूट क्या गया कुछ? एमपी भी है, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश तो है नहीं, कट गया। त्रिपुरा है, राजस्थान है, बिहार भी नहीं है, ठीक है। तो गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मध्य प्रदेश, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। यूपी को रख देते हैं, यूपी को एलिमिनेट करिए, और बिहार भी नहीं है इसमें, तो नहीं गुजरती है। तो ए से भी नहीं गुजरती, डी से भी नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है।
तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।